Good evening, everyone. So, starting today's explanation from your set B. Okay. So, as you know, yesterday I explained about set A. तो ये जो आपका सेट बी है इसमें जो पेपर का पैटर्न है दैट इज सेम जस्ट लाइक सेट ए. और जो क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन दे रखा है दैट इज व्हाई इज़ द स्पीड इन जनरल ग्रेटर दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. तो आपको पता है कि स्पीड जो है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा होता है. वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकता है बट स्पीड हमेशा ज़्यादा रहती है वेलोसिटी से. उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न आपको पता है कि सबसे पहले तो स्पीड जो है दैट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट. और जो आपकी डिस्टेंस है वो कभी भी माइनस नहीं होती है, ज़ीरो नहीं हो सकती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट माइनस और ज़ीरो पॉसिबल है. डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज़ होगी. तो इसके रीज़न में आप ये लिख सकते थे कि स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट में बी ज़ीरो एंड नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. कैन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या चेंज हो सकती है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो येस इट इज़ पॉसिबल. अब कैन का जो आंसर है उसको आपको येस इट इज़ पॉसिबल के साथ में यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल ऑल्सो. किस केस में ऐसा होता है? तो सबसे पहले आपने लिखा है कि येस इट इज़ पॉसिबल. उसके बाद में आपको क्या लिखना है कि इन विच केस. तो अगेन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में बी देयर, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कि आपको पता है इट इज़ लाइक दिस. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स होगी. और वेलोसिटी की डायरेक्शन कोई भी पॉसिबल है. जैसे अगर सपोज दैट इफ वी आर कंसीडरिंग एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जबकि एक्सेलरेशन कैसा है? वर्टिकल है. तो पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज ना हो. हर एक पॉइंट पर जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिक्स है, वो हमेशा डाउनवर्ड्स ही रहेगा, जबकि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ओके. So this is the answer of question number 2, means you have to write the complete reason also. Again coming to question number 3, can there be motion in 2 dimensions with an acceleration only in 1 dimension. इसी के जैसा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी. तो अगेन द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वी कैन टेक, क्योंकि उसमें जो डायमेंशन होती है मोशन की दोज आर 2 डायमेंशनल मोशन होता है. और एक्सेलरेशन कौन सा होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी एक ही डायरेक्शन होती है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो यहाँ भी आपको एक तो बताना था कि यस इट इज़ पॉसिबल, और साथ में क्या करना था आपको उसको एग्जाम्पल देना था इसका. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 4. तो ये आपके रीजनिंग के 6 क्वेश्चन है. फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू विच अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व. इसके बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स मुझे मिले हैं, जिसमें कितने कंपोनेंट हो सकते हैं जिनमें एक वेक्टर को डिवाइड किया जा सकता है. तो वेक्टर को जिनमें डिवाइड करते हैं वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन्फिनिट होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं. इनफाइनाइट बहुत सारे कंपोनेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सपोज दैट यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस, तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स बन सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कंपोनेंट जो है वो आपके 90 डिग्री के एंगल पर ही हूँ. देखिए इतने सारे जो मैंने गिवन वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाए हैं ये सारे इसी के रिजॉल्व करके वेक्टर को आप कितने वेक्टर्स बना सकते हैं वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं. तो इन्फिनिट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं. एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर ये था. लेकिन अगर आपने ये ना पढ़ा हो और आप 3 कंपोनेंट्स लिख रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक्सिस के अलोंग हैं. तो वो आंसर भी आपका एक्सेप्टेबल है. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है. वाई फ्रिक्शनल फोर्स गेट्स इंक्रीज्ड व्हेन अ सरफेस इज पॉलिश्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्लास में कि जब कोई भी सरफेस एक लिमिट से ज़्यादा पॉलिश कर देते हैं, एक्स्ट्रा स्मूथ बना देते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है. तो उसका रीज़न ये है कि पहले सपोज दैट जो है कंडीशन ऐसी थी और सरफेस जो है वो इस तरह की थी, तो उसमें कितने पॉइंट्स थे जिन पर एडिसिव फोर्स लग रहा था, इतने पॉइंट्स बन रहे थे. जब आप एक्स्ट्रा स्मूथ बनाते हैं उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो आपकी सरफेस है उसमें रेगुलरिटीज़ ख़त्म हो गई. उसका मतलब ये इरेगुलरिटीज़ में जितनी डेप्थ थी ना पीक और वैलीज़ की वो कम हो गई. तो पहले यहाँ 3 पॉइंट्स थे, अब छोटी छोटी पीक्स वैलीज़ बन रही हैं, तो यहाँ 4 पॉइंट्स कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं. तो इसका मतलब एडिसिव फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है.
ये आपका फॉर्मूला है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो एडिशन, फोर्स तो बड़ा लेकिन एरिया कांस्टेंट है, तो जो ये प्रेशर लग रहा है दैट इज़ द मेजर ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें आपको डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते थे और आप फॉर्मूला लिख कर भी एक्सप्लेन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कैन अ बॉडी इन लीनियर मोशन बी इन इक्विलिब्रियम। तो बॉडी अगर लीनियर मोशन में है तो लीनियर मोशन का मतलब ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है मोशन का, तो इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि जो उसकी स्पीड है, स्पीड अप या स्लो नहीं हो रही है, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। फिर आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है, पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ दिस, जहाँ k की वैल्यू है 15 न्यूटन पर मीटर, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको यहाँ फाइंड क्या करना था, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए जो आपको कंडीशंस दे रखी हैं उनमें आपके लिए एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो यहाँ फोर्स के लिए दे रखा है -kx और x जो है वो आपकी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लें। -k की वैल्यू कितनी है 15 और x कितना है 20। सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, 20/100, यानी कि आप इसको लिख सकते थे 1/5, 5 से ही कैंसिल होता 3, तो f कितना आया -3 न्यूटन। अब यहाँ पे पुट कर देंगे -3 अपॉन मास कितना दे रखा है 0.3। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -10, ये -10 आ रहा है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो ये मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है, किसके अकॉर्डिंग, अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग। इफ़ अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेज देन स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स। यानी कि अगर हम आई डॉट जे करते हैं, डिसिमिलर है ना, सिमिलर नहीं है, तो अगर आई डॉट जे करते हैं तो क्या आंसर आएगा 0। A bullet is dropped from a certain height and at the same time another bullet is fired horizontally। एक बुलेट जो है वो ड्रॉप की गई सीधी नीचे और एक हॉरिजॉन्टली फायर की गई, उसको भी नीचे आना है। तो विच वन विल हिट द ग्राउंड अर्लियर एंड वाई। तो दोनों ही सेम टाइम पे हिट करेंगी। ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन की स्पेशलिटी है कि अगर आप एक बॉडी को ऐसे करके ड्रॉप करते हैं और एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, वो ग्राउंड पे आती है, दोनों सेम टाइम लेंगी, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि हम इसको भी कंसीडर करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन। 11th क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम इलैप्स्ड। तो डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ टाइम इलैप्स्ड। अब आपको क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पे जाना है, क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी विल फाइंड वेलोसिटी। तो एस इज इक्वल टू आपका आ जाता है के टी, के कॉन्स्टेंट है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा वी इज इक्वल टू के, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। फिर हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। यहाँ पर कोई वेरिएबल आ ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो नेचर ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा 0। बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डायरेक्ट हैं, जैसे सेकेंड इक्वेशन कैलकुलस मेथड से आपको पता है कैसे ड्राइव करना है। एट विच एंगल हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम इन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होती है, जब एंगल कितना होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगी। और एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स इज एबल टू पुल अ कार्ट। इसमें एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सप्लेन करना है, थ्योरी में लिखना है, इसमें आपको ड्राइव करके दिखाना है कि एच इज़ ग्रेटर देन फ्रिक्शन। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 15 में लिखा है व्हाट इज़ बैंकिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग का डायग्राम आपने बना रखा है कॉपी में, तो रिवाइज दैट डायग्राम। वो बैंकिंग का एक डेरिवेशन है जिसमें आपको स्पीड फाइंड करनी है, एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड करना है। और 16 जो क्वेश्चन है वो प्रोजेक्टाइल का है, उसमें आपको जो प्रोजेक्शन है आपका वो एंगुलर है, उसमें क्या फाइंड करना है आपको,
maximum height, time of flight, or horizontal range. So solve this paper in your notebook. Okay, thank you.